हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज हम ब्रिटेन के संविधान का एक अभिन्न हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं और वो है क्राउन या राजमुकुट। हम लोग जब शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोगों ने ये देखा है कि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी भी है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर राजतंत्र भी है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र प्रभावी तरीके से काम कर रहा है और उस लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहां पर एडॉप्ट की गई है और उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है, जिसको हम नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, वो वहां पर राजा यानी कि सम्राट को बनाया गया है। तो सम्राट क्या है? सम्राट ब्रिटिश राज व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान की स्थिति में है। लेकिन ब्रिटिश संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें दो शब्द देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलते हैं। एक तो सम्राट और दूसरा राज। सामान्य तौर पर लोग सम्राट और राजमुकुट को एक ही अर्थ में समझते हैं, जबकि वास्तव में अगर हम देखें तो सम्राट और राजमुकुट इन दोनों के अंदर बहुत गहरा अंतर है ना। तो वो अंतर क्या है उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और सम्राट और राजमुकुट का अर्थ क्या है, उनका कार्य शक्तियां क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं राजमुकुट। अगर की फीचर्स के रूप में हम देखें तो ब्रिटेन का राजतंत्र बहुत प्राचीन राजतंत्र है। ब्रिटेन के अंदर सम्राट या राजा के द्वारा लंबे समय से लोगों को शासित किया गया है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश समाज एक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और इसी रूढ़िवादिता के चलते उन्होंने राजा को अपना सर्वे सर्वा सब कुछ माना है और राजा के आदेशों का पालन हमेशा से वो करते आए हैं। जब से लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ है, संसद और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री रूपी संस्थाएं ब्रिटिश राज व्यवस्था में आई हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने राजतंत्र को अपनी अपनी शासन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा माना है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हम क्या कह सकते हैं कि राजतंत्र या मोनार्की जो है वो ब्रिटिश राज व्यवस्था का एक परंपरागत हिस्सा है, एक परंपरागत भाग है। लेकिन जब हम राजमुकुट की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्राउन कहा जाता है, सम्राट को किंग या एम्परर कह सकते हैं और राजमुकुट को क्राउन कहा जा सकता है। ये क्राउन जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है ना। किस तरह से अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिटिश राज व्यवस्था जो है वो एक प्रकार का मिक्सअप है, मिश्रण है। और वो मिश्रण किसका? वो डेमोक्रेसी का और मोनार्की का, राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का मिश्रण है। जब हम राजतंत्र की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां राजा या सम्राट या कई बार हम लोग ये देखते हैं क्वीन, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्वीन को भी मान्यता प्रदान की गई है। लेडी भी शासन कर सकती है, जिसको साम्राज्ञी कहा जाता है, क्वीन कहा जाता है। तो ये क्वीन या किंग की जो का पोस्ट है या जो पद है वो राजतंत्र का प्रतीक है। लेकिन जब क्राउन की बात करते हैं तो वो क्राउन डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है, वो क्राउन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से क्राउन सिंबल है, प्रतीक है लोकतंत्र का। तो ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र और राजतंत्र ये दोनों ही ब्रिटिश राज व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अनूठी विशेषता जो हम ब्रिटिश राज व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सम्राट और राजमुकुट जो दोनों शब्द जो ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में प्रयोग में लाए जाते हैं, इन दोनों में व्यापक अंतर है। इन दोनों को समझना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए आगे डिटेल में हम देखेंगे कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजमुकुट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउन। जब हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं,
जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग देख सकते हैं कि राजमुकुट का मतलब एक टोपी, एक केप, एक ताज, जिसको क्राउन कहते हैं। ये वो ताज है जिसको सम्राट एक चिन्ह के स्वरूप में पहनता है। मेरे कहा ना, ये सिंबल है, एक साइन है ना। ये क्राउन जो है वो एक साइन है राजपद का, जो कि राजपद का मतलब क्या है, आप यहाँ पर केवल सम्राट के रूप में ना ले राजपद को। राजपद का मतलब यहाँ पर राज व्यवस्था के सिंबल से हम लोग समझ सकते हैं। राज व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका भी आती है, राज व्यवस्था के अंदर व्यवस्थापिका भी आती है। तो ये उसका एक सिंबल है, और उस सिंबल के रूप में सम्राट इस क्राउन को धारण करता है, इस ताज को पहनता है, इस मुकुट को स्वीकार करता है। तो शाब्दिक अर्थ में जब हम राजमुकुट या क्राउन का अर्थ समझते हैं, तो ये एक टोपी है, एक ताज है, जिसे सम्राट एक निशानी, एक चिन्ह या प्रतीक के रूप में पहनता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, तो क्राउन के बारे में हमारा मीनिंग और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुनरो की। एक स्कॉलर रहे हैं मुनरो। मुनरो क्या कहता है, आप ध्यान से समझना, हर वर्ड का अपना एक स्पेशल अर्थ है, एक विशिष्ट मीनिंग है। मुनरो कहते हैं कि क्राउन एक कृत्रिम और कानूनी व्यक्ति है। देखिए, बिल्कुल नई बात आई है आपके सामने। सम्राट एक व्यक्ति है। जब हम सम्राट की बात करते हैं ना, तो वो एक व्यक्ति होता है जिसकी अपनी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन जब हम क्राउन की बात करते हैं, तो मुनरो के शब्दों में क्राउन एक कृत्रिम और कानूनी व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब जिसको बनाया गया है, और कानूनी मतलब जिसके पीछे लॉ है। लॉ के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, लॉ के माध्यम से उसको रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, लॉ के माध्यम से उसको वैलिडिटी या लेजिटिमेसी प्रदान की जाती है। तो मुनरो ने इसी रूप में क्राउन को एक कृत्रिम और कानूनी व्यक्ति कहा है, जो कभी भी शरीर को धारण नहीं करता है और कभी भी मरता नहीं है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, एक ऐसा आर्टिफिशियल व्यक्ति, इंडिविजुअल, जो जिसका ना तो कोई शरीर है और जो कभी मरता भी नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो मरेगा कैसे। तो ये पहली बात जो मुनरो ने कहा था। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं सिडनी लॉ की। सिडनी लॉ क्या कहते हैं कि क्राउन एक सुविधानुकूल और कार्यानुकूल कल्पना है। कल्पना आ गई, देखिए, इमेजिनेशन। वापिस मुनरो से आप इसको कंपेयर करो। मुनरो ने क्या कहा, कृत्रिम, जिसका कोई शरीर नहीं है। अब जिसका कोई शरीर नहीं है, जो कृत्रिम है, सिडनी लॉ उनको उसको अपने वर्ड में क्या कह रहे हैं, ये एक इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन क्यों, ताकि सुविधा और कार्यों को आसानी से, सुविधा के अनुसार कार्यों को संचालित किया जा सके, संपादित किया जा सके। तो क्राउन एक सुविधानुकूल और कार्यानुकूल कल्पना है। तीसरा बात हम लोग करते हैं मॉरिस अमोस की। मॉरिस अमोस ने क्या कहा है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। मॉरिस अमोस कह रहे हैं वैधानिक रूप से, वैधानिक रूप मतलब कानूनी तरीके से, क्राउन, अब क्राउन अलग आ गया, सम्राट की प्रभु शक्तियों, यानी कि किंग के पास जो पावर्स है, सॉवरेन पावर्स है, उसके जो अधिकार है, राइट्स है, जो प्रिविलेज है वो भी, और जो जनरल राइट्स है वो भी, उन सब का क्लब, भंडार है। मतलब क्राउन में सम्राट की सभी शक्तियां, जो कि असाधारण भी है, जो कि साधारण भी है, उन सब शक्तियों का जो हम कह सकते हैं योग, उन सब शक्तियों का क्लब कर देते हैं, तो वो क्राउन बन जाता है। ये मॉरिस अमोस कहते हैं। एक और स्कॉलर हुए हैं फाइनर। फाइनर ने क्या कहा है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा अलग अर्थ देखने को मिलेगा। फाइनर कहते हैं क्राउन राजनीतिक शक्तियों के प्रभावकारी केंद्रों, यानी कि मेजर इफेक्टिव सेंटर्स, जो कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर है, जैसे कि संसद, मंत्रिमंडल, जनता, इन सब, ये सारे प्रभावकारी केंद्र है राजनीतिक शक्तियों के। इन सब के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है। अलंकृत उपाधि का मतलब, जब हम किसी को अवार्ड करते हैं ना, तो ये अवार्ड की हुई उपाधि है। जनता के ऊपर, संसद के ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर,
और ये ऐसी उपाधि है जो पावर सेंटर है, शक्तियों का केंद्र है। तो इस रूप में फाइनल ने क्राउन को या राजमुकुट को डिफाइन करने की कोशिश की है। एक अगले स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है ओग। ओग ने एक और नई बात इसमें जोड़ी है, क्राउन शासन में सर्वोच्च कार्यपालिका। ये देखिए जो शब्द मैं कह रहा था वो यहां आ गया, क्राउन शासन में सर्वोच्च कार्यपालिका और नीति निर्माता एजेंसी है जो संप्रभु मंत्रियों एवं संसद का हितकारी मिश्रण है। यानी कि ये एक मिक्सअप है। क्राउन क्या है? ये एक मिक्सअप है। किसका मिक्सअप है? इसमें एग्जीक्यूटिव भी आ जाती है और इसमें लेजिस्लेचर भी आ जाती है। ब्रिटेन के अंदर लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट, संसद। एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव में हम दो तरह की बात कर सकते हैं, एक तो किंग, सम्राट, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और सम्राट। ये कार्यपालिका है। तो इस कार्यपालिका और संसद यानी कि व्यवस्थापिका का मिश्रण है और ये मिश्रण ही क्राउन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक आखिरी बात जो हार्वे और वेबर ने कही है, ये नाम आपको वेबर दिख रहा है, ये वेबर है। हार्वे और वेबर क्या कहते हैं कि क्राउन एक निर्वैयक्तिक है। निर्वैयक्तिक मतलब ये व्यक्ति नहीं है, जो कि अभी आपने ऊपर देखा था मुनरो की भाषा में, काल्पनिक, मुनरो और सिडनी लो के शब्दों में काल्पनिक और कृत्रिम। तो हार्वे और वेबर भी ये कहते हैं कि क्राउन का अपना कोई शरीर नहीं है, बल्कि ये तो एक कानूनी संकल्पना है। कानूनी संकल्पना का मतलब ये एक लीगल इमेजिनेशन है जो कि विशेष अधिकारों के साथ कार्यपालिका और मंत्रियों तथा उनके विभागों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए इसके इस परिभाषा से क्या निकल के सामने आ रहा है कि क्राउन के अंदर ये एक ऐसी अवधारणा है, ऐसी संकल्पना है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर स्पेशल राइट्स हैं। और वो स्पेशल राइट्स किससे जुड़े हुए? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। अर्थात इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी आ गई और परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी आ गई। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। वो जिन जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्राउन के माध्यम से किया जाता है। तो ये अलग अलग तरह से क्राउन को डिफाइन करने का काम अलग अलग स्कॉलर्स ने किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें इन सारी परिभाषाओं का निचोड़, तो राजमुकुट है क्या, क्राउन है क्या? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद और लोक सेवक। ये चारों मिलकर राजमुकुट कहलाता है, क्राउन कहलाता है। अब यहाँ पर संसद को अलग कर दे तो सम्राट, मंत्रिमंडल और लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव है। और पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को मिलकर जो बना है, इन दोनों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्राउन है, वो राजमुकुट है। ठीक है, तो ये एक संक्षेप में हम राजमुकुट को डिफाइन कर सकते हैं। राजमुकुट मतलब, राजमुकुट एक सिंबल है। कौन सा सिंबल? जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को शक्तियां प्रदान कर रहा है। एक दूसरा डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ब्रिटेन के अंदर एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है और वहां पर जुडिशरी भी है। इन तीनों का स्रोत, इन तीनों की शक्तियों का सोर्स जो है वो राजमुकुट है। यानी कि राजमुकुट से ही प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद शक्तियां प्राप्त करता है। यानी कि कार्यपालिका अपनी सारी शक्तियां इस राजमुकुट से प्राप्त करता है, संसद अपनी सारी शक्तियां राजमुकुट से प्राप्त करता है और न्यायपालिका अपनी सारी शक्तियां राजमुकुट से प्राप्त करती है। इन शॉर्ट, इन वन सेंटेंस हम कह सकते हैं राजमुकुट सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का स्रोत है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्राउन है क्या। अब हम लोग बात करते हैं
जो हमारी मेन मेन जो बात थी कि ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र है और राजतंत्र के अंदर शासन का मुखिया राजा होता है, राजा यानी कि सम्राट, किंग। और लेकिन ब्रिटेन में हम एक और दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्राउन। तो क्या किंग और क्राउन एक है? तो उसका जवाब है नहीं। किंग और क्राउन ये दोनों अलग अलग हैं। आप जब मैं किंग बोल रहा हूं तो आप उसमें क्वीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो है वो अभी वर्तमान में शासन की प्रधान जो है वो क्वीन है, एलिजाबेथ। पुरुष नहीं है, महिला है। और महिला, जब महिला शासन की मुखिया होती है तो वो क्वीन कहलाती है ना। तो किंग या क्वीन का क्राउन से क्या अंतर है, उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपके 10 नंबर का प्रश्न इसी टॉपिक पर आता है कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर बताइए, तो उसको आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। पहला अंतर हम लोग बता सकते हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, व्यक्ति और संस्था का भेद। सम्राट क्या है? जब हम सम्राट की बात करते हैं तो सम्राट एक व्यक्ति होता है ना। जैसे कोई भी, अभी अभी एलिजाबेथ वहां पर क्वीन है, तो वो एक व्यक्ति है। जो भी सम्राट बनता है वो सशरीर, जिसका अपना एक शरीर है, वो एक व्यक्ति बनता है। वो शरीर समाप्त भी होता है, यानी कि राजा जन्म भी लेता है और राजा मरता भी है। क्यों? क्योंकि वो एक प्राणी है, वो एक व्यक्ति है। लेकिन जब हम राजमुकुट की बात करते हैं तो राजमुकुट मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि आजीवन सतत कंटिन्यूस चलने वाली संस्था है। और इस संस्था के कंपोनेंट कौन कौन है? इस संस्था के कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसको धारण करने वाले व्यक्ति बदलते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का पद हमेशा स्थायी रहता है, प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति बदलता रहता है। पार्लियामेंट बनी रहती है, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड होने वाले मेंबर्स बदलते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट खत्म नहीं होती है। तो जो क्राउन के कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा बने रहते हैं, केवल उसको धारण करने वाले, उन पदों पर आसीन होने वाले व्यक्ति बदलते रहते हैं। इसलिए हम राजमुकुट को क्या बोल रहे हैं? ये एक स्थायी, सतत, निरंतर चलने वाली संस्था है। जबकि सम्राट क्या है? सम्राट एक व्यक्ति है। ब्रिटेन के अंदर एक प्रोवर्ब है, एक कहावत प्रचलित है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। राजा मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। अब इस प्रूवर्ब से क्या प्रूव होता है कि जब वो ये कह रहे हैं कि राजा मर गया, इसका मतलब वो सम्राट की बात कर रहे हैं। लेकिन सम्राट चिरंजीवी हो, लॉन्ग लिव द किंग, इसका मतलब क्या है कि वो पद की बात कर रहे हैं कि सम्राट, राजमुकुट का जो पद है वो हमेशा बना रहता है। तो ये जो प्रूवर्ब है वहां पर ब्रिटेन के अंदर, वो ये बताती है कि सम्राट व्यक्ति का प्रतीक है और राजमुकुट, क्राउन जो है वो एक संस्था का प्रतीक है। और सम्राट मर भी जाता है तो उसकी मृत्यु का क्राउन के ऊपर, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नया सम्राट आ जाएगा और वो नया सम्राट के रूप में काम करेगा, जबकि राजमुकुट या जो संस्था है वो संस्था स्थायी तौर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश राज व्यवस्था को गति प्रदान करेगी। तो ये पहला अंतर है सम्राट और राजमुकुट में, व्यक्ति और संस्था का अंतर। दूसरी बात, वैयक्तिकता और सामूहिकता का अंतर। वैयक्तिकता का मतलब इंडिविजुअलिटी है ना, एक इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है। और सामूहिकता का मतलब कलेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं। जब सामूहिकता की बात करते हैं तब हम मोर देन वन की बात करते हैं, एक से ज्यादा। और जब वैयक्तिकता की बात करते हैं तो हम वन, एक की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं। जब हम सम्राट और राजमुकुट को इस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो सम्राट क्या है? वो केवल और केवल एक व्यक्ति है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। हम इशारा करके बता सकते हैं, देखिए ये सम्राट है। अभी हम कह सकते हैं कि रानी एलिजाबेथ वहां की क्वीन है, ये इंडिविजुअल है, ये एक वैयक्तिक तौर पर उसकी पहचान है। लेकिन जब हम क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन इंडिविजुअल नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि क्राउन के अंदर किंग भी है, क्राउन के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है, क्राउन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, क्राउन के अंदर लेजिस्लेचर के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी है, और इन सब का ग्रुप ये कलेक्टिव तौर पर, सामूहिक तौर पर ये क्राउन रूपी इंस्टीट्यूशन बनते हैं। तो ये सामूहिकता का प्रतीक है। जब हम सम्राट की बात कर रहे हैं तो वो वैयक्तिकता का, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है लेकिन जब हम राजमुकुट की बात करते हैं तो वो कलेक्टिविटी को, सामूहिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक कि वो इंडिविजुअल सम्राट जो कि इंडिविजुअल है, वो खुद उस कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। सम्राट खुद राजमुकुट या ताज का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सम्राट को क्राउन से अलग नहीं कर सकते। तो ये दूसरा अंतर वैयक्तिकता और सामूहिकता का है। तो क्राउन और किंग के बीच में जो तीसरा डिफरेंस का जो इशू है वो हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी और इरेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर बता सकते हैं। सारी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो कहने को सम्राट के अंदर निहित है ना, लेकिन सम्राट के द्वारा क्राउन की जितनी भी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो अपने स्वविवेक से नहीं करता है। ये एक बाध्यता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि सम्राट अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा। जितने भी कार्य किए जाते हैं उस पर मंत्रिमंडल की मोहर लगती है। तो इसीलिए मंत्री जो है, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सम्राट व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार से शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि सम्राट व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी नहीं है, लेकिन सम्राट के नाम पर मंत्री उत्तरदायी होते हैं, है ना। इसीलिए ब्रिटेन के अंदर एक कहावत है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। तो कहने का मतलब क्राउन जो कि कलेक्टिविटी का सिंबल है, सामूहिकता का प्रतीक है, उसको कभी भी गैर जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। लेकिन जब किंग की बात करते हैं, सम्राट की बात करते हैं, तो सम्राट के नाम पर उसके मंत्री जो हैं वो अपने कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर एक चीज और, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि सम्राट होते हुए भी सम्राट सारी कार्य शक्तियों को संपादित करने के बावजूद भी वो अपने पद के प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं होता। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए चार्ल्स सेकंड जो सम्राट थे, उनके समय उनके एक दरबारी ने, उनकी सभा के एक मिनिस्टर ने ये एक बात कही थी कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे, जिनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, जो ना तो कोई मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ना ही कोई बुद्धिमानी की। मतलब इस स्टेटमेंट से क्या जाहिर होता है कि सम्राट कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेप नहीं उठाते हैं। वो इतने न्यूट्रल हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। वो कहने का मतलब वो पावरलेस हैं। इसीलिए जब वो पावरलेस है, वो कोई काम ही नहीं करते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो इस रूप में रेस्पॉन्सिबिलिटी और इरेस्पॉन्सिबिलिटी का अंतर भी वहां पर देखने को मिलता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, रेस्पॉन्सिबल कौन है? सम्राट के नाम पर काम करने वाले मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। क्राउन कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, ताज कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन सम्राट के नाम पर काम करने वाले मिनिस्टर्स अपने कार्यों के लिए जवाबदेह या उत्तरदायी होते हैं। चौथा अंतर जब अगर हम बात करें तो वो डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच का अंतर है। सम्राट जो है वो राजतंत्र या मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है। वो एक प्रकार का प्रतीक है राजतंत्र का। और ये राजतंत्र का पद किस आधार पर प्राप्त हो रहा है? वंशानुगत आधार पर प्राप्त हो रहा है। अभी हम उसके बारे में लॉज का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन जब हम क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन में सम्राट के अलावा प्रधानमंत्री भी है, कैबिनेट भी है, पार्लियामेंट भी है। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट और पार्लियामेंट, ये तीनों क्या है? ये तीनों डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कौन जा रहे हैं? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। मंत्रिमंडल जनप्रतिनिधि में से जिनको बहुमत मिलता है वो सरकार का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उन्हीं में से बनता है। तो एक तरह से क्राउन जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, जबकि सम्राट केवल और केवल राजतंत्रात्मक मानकों को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। और इसीलिए एक चीज और इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि क्राउन जो है
वो जन इच्छा का प्रतीक है। जन इच्छा का प्रतीक का मतलब ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए न केवल ये जन इच्छा के प्रतीक है बल्कि ये जन इच्छा को अभिव्यक्त एक्सप्रेस भी करते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है डेमोक्रेसी और मोनार्की का सम्राट और राजमुकुट के संदर्भ में। एक आखिरी बात हम लोग अंतर के रूप में यहां पर अगर समझें तो एक्चुअल और फॉर्मल पावर्स को लेकर यहां पर हम लोग कर सकते हैं। सम्राट जिसके पास सारी शक्तियां हैं संविधान की, संवैधानिक राज प्रमुख है, लेकिन और जो दिखाई भी देता है, सम्राट को हम देख भी सकते हैं, विजिबल है, लेकिन उसके बाद भी वो गोल्डन जीरो है, स्वर्णिम शून्य है। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां होने के बावजूद सम्राट उन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में नहीं कर सकता, जबकि क्राउन, ताज, जो कि इनविजिबल है ना, जो कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, वो उन शक्तियों का प्रयोग करता है। सम्राट के नाम पर शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। कानून कौन बना रहा है? संसद। तो ये वास्तविक शक्तियों का प्रयोग क्राउन के द्वारा किया जा रहा है, जबकि सम्राट के पास जो शक्तियां हैं वो केवल फॉर्मल है, केवल औपचारिक है। इसीलिए ब्रिटेन के अंदर एक कहावत है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता। शासन कौन कर रहा है? शासन क्राउन करता है। द किंग रिजाइन्स बट डज नॉट रूल। ये एक और तथ्य है जो प्रमाणित करता है कि शक्तियों को लेकर भी सम्राट और राजमुकुट के अंदर अंतर है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जब हम देखते हैं तो उसके आधार पर स्पष्ट होता है कि सम्राट किस तरह से राजमुकुट से अलग है। एक छोटी सी बात आज की और कर लेते हैं हम कि ब्रिटेन के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। शासन का मुखिया सम्राट अथवा साम्राज्ञी, किंग अथवा क्वीन को बनाया जाता है। तो उनका सक्सेशन कैसे तय होता है या उनके उत्तराधिकार को लेकर क्या क्या प्रोविजंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अगर हम उनको देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1689 की, जिसमें बिल ऑफ राइट्स आया था। बिल ऑफ राइट्स क्या कहता है कि कोई भी रोमन कैथोलिक व्यक्ति सम्राट नहीं बनेगा। आप लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन, जो ईसाई धर्म है, उनकी मोटे दो शाखाएं हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, है ना। तो यहां पर बिल ऑफ राइट्स के अंदर क्या कहा गया है कि वो व्यक्ति जो रोमन कैथोलिक है वो सम्राट नहीं बनेगा, और अगर किसी प्रोटेस्टेंट व्यक्ति ने रोमन कैथोलिक से विवाह भी कर लिया है तब भी वो सम्राट या साम्राज्ञी बनने का अधिकार नहीं रखता है। तो कहने का मतलब बिल ऑफ राइट्स के अंदर रोमन कैथोलिक व्यक्ति को सम्राट बनने से रोकने का प्रोविजन किया गया है बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में की बात अगर हम करें तो इसके अंदर ये तीन मोटी मोटी बातें कही गई है। पहली बात, सम्राट का पद वंशानुगत होगा। वंशानुगत का मतलब सम्राट के बाद उसके ही परिवार का व्यक्ति जो ज्येष्ठता, सीनियरिटी का जो सिद्धांत है, उस ज्येष्ठता के आधार पर वो सम्राट का पद प्राप्त करेगा। अगर ज्येष्ठ पुत्री भी है तब भी उसको सम्राट या क्वीन की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब महिलाओं को भी ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष का उत्तराधिकारी पुत्र ही होगा, सम्राट का उत्तराधिकारी महिला भी हो सकती है। तो ये एक और प्रोविजन जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में कहा गया। पहली बात, ये पद वंशानुगत होगा जिसमें ज्येष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के बेस पर उत्तराधिकार तय होगा। महिलाओं को भी अगर ज्येष्ठ है तो उनको भी साम्राज्ञी या क्वीन बनाया जा सकता है। एक और बात इसके अंदर कही गई कि पहले ये जो पद था सम्राट का वो हैनोवर वंश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस हैनोवर वंश का नाम बदलकर विंडसर वंश कर दिया गया। तो अभी हम जो डायनेस्टी की बात कर रहे हैं वो विंडसर डायनेस्टी का शासन ब्रिटेन के अंदर है। एक और महत्वपूर्ण बात जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 के अंदर कही गई कि अगर किसी सम्राट का उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब अगर किसी सम्राट, किंग या क्वीन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तब किसको उस पद पर नियुक्त किया जाएगा, ये पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा डिसाइड होगा। मतलब संसद को कानून बनाकर ये तय करने का अधिकार होगा कि सम्राट का उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन ये केवल कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब कि वैसे तो ये पद वंशानुगत है, लेकिन अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर
कौन उत्तराधिकारी होगा वो संसद के कानूनों के द्वारा तय किया जाएगा। 1867 का जो जन प्रतिनिधि एक्ट है, उस जन प्रतिनिधि एक्ट के अंदर एक छोटी सी बात कही गई है कि अगर सम्राट की मृत्यु हो जाती है, किसी भी सम्राट की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु का पार्लियामेंट के टेन्योर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद का जो अपना कार्यकाल है 5 वर्ष का, वो कार्यकाल पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि सम्राट की मृत्यु के बाद संसद भंग हो जाएगी और उसके बाद नए आम चुनावों के बाद नई पार्लियामेंट का गठन, ऐसा नहीं। जनप्रतिनिधि एक्ट 1867 में क्लियर कहा गया है कि सम्राट की भले ही मृत्यु हो जाए, किंग और क्वीन भले ही मर जाए, लेकिन उसके बावजूद टेन्योर जो है पार्लियामेंट का वो पूरा का पूरा होगा। तो ये 1867 का एक प्रोविजन। एक और 1901 की क्राउन मृत्यु एक्ट की अगर बात करें तो पिछला बात जो हमने वो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ देखा, ये हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट से जोड़कर देख सकते हैं। क्राउन मृत्यु अधिनियम 1901 में कहा गया है कि यदि सम्राट, किंग या क्वीन की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के कार्यकाल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखा है कि प्रधानमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनमें पहला है। प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका है, सम्राट भी कार्यपालिका है ना। लेकिन यहां पर इस चीज को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाए रखते हुए ये कहा गया है कि भले ही सम्राट की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी मृत्यु से प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी उनका रिमेनिंग कार्यकाल है वो उस कार्यकाल को पूरा करेंगे। 1937 में एक रीजेंसी एक्ट आया था जिसको 1953 में अमेंडमेंट किया गया था। इस रीजेंसी एक्ट के अंदर क्या बात कही गई कि अगर किसी सम्राट का उत्तराधिकारी, उसका जो सक्सेशन है, अगर वो नाबालिग है, एडल्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका एक संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा, है ना। एक संरक्षक कौन होता है? जो कि समय समय पर मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो नाबालिग उत्तराधिकारी के लिए एक संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा। इसी के अंदर एक और प्रोविजन किया गया है कि अगर सम्राट अस्वस्थ है या अगर वो ब्रिटेन के अंदर नहीं है, वो अब्सेंट है, तो उसकी अनुपस्थिति में लेटर्स पेटेंट के द्वारा वो अपने दायित्वों को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकता है। तो ये रीजेंसी एक्ट में दो बातें हैं, एक नाबालिग के लिए संरक्षक की नियुक्ति और दूसरा उसकी हेल्थ खराब होने पर या उसके अब्सेंट होने पर लेटेस्ट पेटेंट के द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति का प्रावधान रीजेंसी एक्ट में किया गया है। एक आखिरी बात और हम कर लेते हैं, सिविल लिस्ट। सिविल लिस्ट का मतलब यह है कि सम्राट और राज परिवार के जितने भी खर्चे हैं, शाही खर्चे, उन खर्चों को कैसे मीट आउट किया जाएगा, वो पैसा कहां से आएगा। तो उसके लिए एन्युअली राशि, वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी जो कि नेशनल बजट से दी जाएगी, संचित निधि से दी जाएगी। और ये बजट कितना होगा, ये राशि कितनी होगी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाएगा। कहने का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की गई राशि के आधार पर सम्राट और राजघराने का खर्चा चलता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रोविजंस हैं जो सम्राट के पद के उत्तराधिकार से जुड़े हुए हैं, उनके खर्चों से जुड़े हुए हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सम्राट और क्राउन के कार्य और शक्तियां क्या हैं। ठीक है।